हाँ, तो कैप्सूल सीरीज कंटिन्यू, और अपन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है, कैप्सूल बन चुका है, बस कैप्सूल को अच्छे से पढ़ लेना, फिर टाइम रहे ना तो फिर कुछ और देखेंगे। कैप्सूल प्लस लाइव टेस्ट, कैप्सूल प्लस लाइव टेस्ट, पहले ये करना है, फिर उसके बाद में अपन कुछ करेंगे। बस मात्र 5-7 दिन के अंदर सारे कैप्सूल आपको अपलोड कर दिए जाएंगे सभी के, ठीक है। अब बीच में थोड़ा सा और कुछ लाइव टेस्ट वगैरह हो जाते हैं, इसलिए टाइम अपना निकल जाता है, बाकी अब स्पीड पकड़ लेंगे अपन। आपके चैप्टर नंबर 2 आज किंग्स, फार्मर एंड टाउन्स, राजा, किसान और नगर, ठीक है, कैप्सूल है ये। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो इसको उसके लिए बहुत बड़ा नुस्खा है, एक ही क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर है, आंसर सही है पहला। हालांकि देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन के मैंने आंसर पहले भी लिखवा रखे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़े और लिख लो, रिवीजन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि महाजन पदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए, या फिर महाजन पदों की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, ये एनसीईआरटी के जो पीछे क्वेश्चन दे रखे थे चैप्टर के, उसका क्वेश्चन है ये। डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ महाजनपद, या फिर डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ महाजनपदा, ठीक है। तो पहले अपन थोड़े इसके बारे में लिखेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में अनेक महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें जैन ग्रंथ जिसका नाम है भगवती सूत्र तथा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, ठीक है भाई। जैन ग्रंथ का क्या नाम है? भगवती सूत्र है। बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय है। उसमें मिलता है कि क्या मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है हमें, ठीक है, कि जो 16 महाजनपद है वो है, इनकी इन्फॉर्मेशन है, जानकारी कहाँ मिलती है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन, तो 1 मार्क्स का तो वैसे तैयार हो गया आपके। हालांकि लाइव टेस्ट में मैंने पूछ चुका मैं। इन 16 महाजनपदों के नाम इस प्रकार है: अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चैदी, वत्स, कुरु, पांचाल, ठीक है, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, काम्बोज तथा गांधार, ठीक है। और इनमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? मगध है, सबसे पावरफुल है। और ये महाजनपद 2 प्रकार के थे। प्रथम गण, द्वितीय राज्य। गण अनेक छोटे छोटे राज्यों के समूह से मिलकर बनता था, वहीं राज्य में एक ही राजा, एक ही राजधानी और एक ही राजचिन्ह होता था। वज्जी तथा शाक्य इस समय के मुख्य गण थे। सेम टू सेम हिस्ट्री है। वेरियस महाजनपद emerged in India in 6th century BC, which was often regarded as major turning point of early Indian history. It also witnessed the growth of diverse system of thought, including Buddhism and Jainism, early Jain texts, भगवती सूत्र और बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अंगुत्तर निकाय। बाकी सेम टू सेम में 16 महाजनपदों के नाम है, बाकी वही है। थोड़ी सी इंग्लिश में 1-2 लाइन ज़्यादा है, बाकी सेम टू सेम अपना आंसर हो जाएगा। कंटिन्यू भी पूरा नहीं हुआ है। प्रत्येक महाजनपद की एक अपनी राजधानी है, ठीक, जिसकी प्राय किलेबंदी की जाती थी, जो राजधानी के रखरखाव, प्रारंभिक सेनाओं तथा नौकरशाही के लिए आवश्यक आर्थिक स्रोत के अर्जन तथा संरक्षण में सहायक। जैसे कि अभी भी ये होता है, आज भी हमारे कोई भी स्टेट उसकी कैपिटल होती है, राजधानी होती है, राजधानी के चारों ओर पूरी सिक्योरिटी होती है, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर है, सारे मंत्री वगैरह बैठते हैं। तो मतलब वही सिस्टम पहले भी होता था, कैपिटल का सिस्टम वही था। और महाजनपदों की एक विस्तृत काम जो कराधान व्यवस्था थी, कराधान का मतलब टैक्स, रेवेन्यू कलेक्ट करना, ठीक है, टैक्सेशन सिस्टम था, टैक्स लेना, वो जो आज भी है पहले भी था, ठीक है। साथ ही उन्नत कृषि पैदावार के कारण राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में धन भी रहता था। अच्छी खासी खेतीबाड़ी होती थी, अच्छा खासा, भाई उस टाइम रेवेन्यू क्या था? किसान खेती करते थे, जो रेवेन्यू आता था वही रेवेन्यू था। और लगभग 6ठी शताब्दी की अपन बात करें तो ईसा पूर्व संस्कृत में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना ब्राह्मणों द्वारा की गई, जिसमें राजा व प्रजा इनके राजकीय व सामाजिक नियमों का निर्धारण किया गया तथा यह भी अपेक्षा की गई कि शासक क्षत्रिय वर्ग से ही होंगे, ठीक है। शासक जो होंगे, रूलर कैसे होंगे? वो सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय होंगे। हालांकि फिर धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपने स्थानीय सेनाएं नौकरशाही तंत्र कर लिया, जिनमें सैनिक प्राय कृषक वर्ग से भी भर्ती किए जाते थे। ऐसी कोई बात नहीं थी, किसान भी खूब सैनिक भर्ती हुए, लेकिन हाँ पहले ये कह दिया था कि सिर्फ क्षत्रिय होंगे, ठीक है। तो ये महाजनपद का क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट, क्योंकि इस चैप्टर से जो मोस्टली क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके ऐसा टाइप वो जो है लॉन्ग आ रहे हैं, मतलब दीर्घ लघुत्रात्मक प्रश्न आपके इससे आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की भी सीमा होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर उपयुक्त तर्कों से दिया जा सकता है, या फिर ऐसा आ सकता है कि अभिलेख साक्ष्यों की सीमाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तर्कों सहित इस कथन को न्याय संगत मतलब बनाइए, ठीक है। ये पूरा नहीं हुआ है लेकिन आप समझ जाना। या फिर अभिलेख साक्ष्यों की सीमाओं का वर्णन कीजिए, यानी कि लिमिटेशन है मेन चीज़ ये, डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन एविडेंस। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा और आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अभिलेख हमें मिले हैं, जो अभिलेख के एविडेंस जो इंस्क्रिप्शन में मिले हैं, उनके साक्ष्य जो हमें मिले हैं, उनमें कुछ कमियां हैं, उनकी कुछ सीमाएं, वो बताओ। तो देखो कि निश्चय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अभिलेख अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, किंतु अभिलेखों की उपयोगिता की अपनी एक सीमा है। अभिलेखों की इस सीमा के हमें निम्नलिखित बिंदु के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट? पहला, कभी कभी अभिलेखों पर अक्षर को हल्के रंग से उत्कीर्ण किया जाता है, हल्के रंग, ठीक है। समटाइम्स देयर आर टेक्निकल लिमिटेशन, लेटर्स आर वेरी फाइनली इनग्रेव्ड। हल्के रंग से, हल्के ढंग भी बोल सकते हो, हल्का ढंग भी ठीक है, लेकिन हल्का रंग थोड़ा होता था।
ये भी जिस वजह से क्या है कि स्पष्ट नहीं पढ़ पाते थे, तो अस्पष्ट शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती थी। इट इज़ डिफिकल्ट डेसिफर अनक्लियर लेटर्स। समय के साथ साथ अभिलेखों के नष्ट होने तथा क्षतिग्रस्त होने का भय हमेशा रहता था कि कहीं जो लिखावट है या जो इंस्क्रिप्शन है वो कहीं खत्म ना हो जाए। ऑल्सो इंस्क्रिप्शन में बी डैमेज्ड और लेटर्स मिसिंग अलॉन्ग द पैसेज ऑफ टाइम। फिर अभिलेख के वास्तविक अर्थ को समझ पाना कठिन होता है क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय संबंधित होते हैं, ये बात भी सही है। पांचवां, अभिलेख मुख्यतः प्रशस्ति अथवा भूदान की घोषणा के रूप में होते हैं जो प्राय दानदाता तथा दान ग्रहीता की प्रशंसा ही करते हैं, जिससे स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता। भाई हर कोई यही है कि जो भी दान करेगा, दानदाता होगा या फिर राजा होगा, शासक होगा, रूलर होगा, उसकी हमेशा प्रशंसा ही करेंगे उसके अंदर। तो अपने एग्जैक्ट ये पता नहीं कर सकते क्या ये जो बात लिखी हुई पूरी की पूरी सत्य है क्या, पूरी की पूरी सच है क्या। तो ये कुछ बातें हैं। छठा, अभिलेख सामान्यतः राजा अथवा उच्च वर्ग से ही संबंधित होते हैं। बिल्कुल हाँ, जो राजा है तो राजा लिखवाएगा, राजा के बारे में लिखा होगा, या फिर जो उच्च जो पैसे वाले लोग उनके बारे में लिखा होता था, लाइक ब्राह्मण वगैरह, जिसमें जन सामान्य के विषय में सूचनाओं का सर्वथा अभाव। जन सामान्य की तो कोई बात ही नहीं कहीं पर भी, तो ये भी एक कमी है। हमें क्या पता राजा अच्छा था, कोई जनता की कुछ बातें होती है अंदर की, भाई फलां जनता से हमने कोई जनमत संग्रह करवाया है तो बात ही मानते, ये भी अभाव है। मूल समस्या ये है कि जनसामान्य से संबंधित राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विवरणों का अभिलेखांकन बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि खेती की प्रक्रिया कैसी होती थी, सामान्य जनता के दैनिक जीवन जो उनकी लाइफ थी वो कैसी होती थी, बिल्कुल नहीं है। ये सब गतिविधियां बिल्कुल भी नहीं है। अभिलेख प्राय बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं। जो बड़े अवसर होते थे वो ओकेजन वगैरह तभी बात, वरना वही बात ही नहीं करते। कभी कभी एक अभिलेख का मतलब इंस्क्रिप्शन है, वो एक से अधिक कवि अथवा लेखक लिखते हैं, जिससे अभिलेख की स्पष्टता समाप्ति हो जाती है। कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, जबकि अभिलेख एक ही है, दो राइटर हो गए उसके अंदर। हजारों की संख्या में अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, परंतु उनके सबके अर्थ नहीं निकाले जा सके। अतः इतिहास इस अवलोकन को समग्र नहीं कहा जा सकता। फाइनली ये भी नहीं कह सकते कि सारा कुछ एक ही मटेरियल था, किसी का सबके अर्थ नहीं निकल पाते हैं। तो ये 7-8 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्स प्रिंसेप के बारे में। मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया तभी क्या था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। जेम्स प्रिंसेप कौन था? उसके शोध कार्य ने भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को किस प्रकार नई दिशा प्रदान की। Who was James Prinsep? How did his research work provide a new direction to the investigations of political history of India? ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था जिसने 1830 के दशक में प्राचीन शिलालेखों तथा सिक्कों में प्रयोग की गई ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, अध्ययन से प्रिंसेप को ज्ञात हुआ कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर एक राजा यानी पियदसी, जिसका पियदसी का अर्थ क्या है, मनोहर मुखाकृति वाला, का वर्णन है। प्रिंसेप को कुछ ऐसे भी शिलालेख प्राप्त हुए जिसमें सम्राट अशोक का वर्णन था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक मौर्य वंश के सर्वाधिक लोकप्रिय शासकों में से एक था। जबरदस्त क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जेम्स प्रिंसेप का वॉज एन ऑफिसर इन द माइंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी हु सक्सेसफुली deciphered Brahmi and Khrosti, the two scripts used in the earliest inscription and coins in the 1830s. He found that most of these mentioned a king referred to a Piyadasi, ठीक है, Piyadasi meaning pleasant to behold. There were a few inscriptions which also refer to the king Ashoka, or one of the most famous rulers known from Buddhist texts. ठीक है, और अभी कंटिन्यू है। इस शोध कार्य से प्रारंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को एक नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं के अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 20वीं शताब्दी के आरंभ तक भारत के इतिहास की राजनीतिक रूपरेखा स्पष्ट होकर हमारे सक्षम आई। आज की क्लास को आज याद करना है। This gave a new direction to investigations into early Indian political history, as European and Indian scholars used inscriptions and texts composed in a variety of languages to reconstruct the lineage of major dynasties that had ruled the subcontinent. As a result, the broad contents of political history of ancient India were replaced by the early decades of the 20th century. जबरदस्त क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है महाजनपदों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ महाजनपदा, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखो। कि अधिकतर महाजनपदों पर राजा का शासन था। ठीक है, मोस्ट महाजनपद वर यूथ किंग्स। गणवे संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में अनेक लोगों के समूह का शासन था और इसका प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। some of them known as a गणज एंड संघ वर oligarchies where power was
शेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ मैन ऑफ्टन कलेक्टिवली कॉल्ड राजाज, ठीक है। और प्रत्येक महाजनपद की प्राय किले से घिरी हुई एक राजधानी होती थी। ईच महाजनपद हैड कैपिटल सिटी विच वॉज ऑफ्टन फोर्टिफाइड। और शासक किसानों, व्यापारियों तथा शिल्पकारों से कर तथा भेंट की गई वसूली जो वो करते थे, कलेक्ट क्या करते थे, टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स फ्रॉम कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स एंड ये सब आर्टिशन, ठीक है। फिर ये सब छोटे क्वेश्चन कैसे भी बड़े बन के आ जाएंगे, बस आपको इस कैप्सूल को पूरा ले लेना है। मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कैसे बना, स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी मैंने बात की थी जो मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली, वो कैसे बना, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जवाब भी मिल जाएगा इसका। हाउ डिड मगध बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, एक्सप्लेन। तो देखो 6ठी शताब्दी से पूर्व तक उत्तर तथा मध्य भारतीय क्षेत्र में 16 महाजनपद उदय हो चुका था, जिनमें मगध सबसे अधिक शक्तिशाली था। देखो आंसर लिखते ही थोड़ी बहुत लाइन एकदम मॉडिफाई किया गया इसको, इसी हिसाब से लिखना है आपको, ठीक है। और मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनने के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला कि मगध 3 ओर से सुरक्षित पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मगध वो सराउंडेड फ्रॉम 3 साइड्स बाय सिक्योर हिल्स। मगध के मध्य से जीवनदायिनी गंगा तथा सोन नदी बहती थी, बहुत इंपॉर्टेंट। लाइफ गिविंग गंगा एंड सोन रिवर्स फ्लोड एमिडस्ट मगध। और मगध की सीमाओं में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा, विशेषकर लोहे की खानें थी। सीधी सी बात, इतना जब सब कुछ होगा तो क्या टेंशन है। अबिडेंट अमाउंट ऑफ मिनरल वेल्थ, स्पेशली आयरन माइन वर प्रेजेंट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ मगध। मगध शासकों ने अपनी कूटनीति तथा वैवाहिक संबंधों से मगध को शक्तिशाली बनाया। इस प्रकार मगध महाजनपद को एक नहीं अपितु अनेक लाभदायक स्थितियां प्राप्त थी, जिसके कारण मगध महाजनपद ही शक्तिशाली महाजनपद बना। वैवाहिक संबंध का यह मतलब होता है कि जो दुश्मन है, जो बहुत बड़ा दुश्मन है, तो उससे ये क्या करते थे कि यार ये हमको आगे जाके मतलब दिक्कत खड़ी कर सकता है, तो ये वैवाहिक रिलेशन बना लेते हैं उनसे, ठीक है। जैसे अपनी बेटी दे दी या फिर उनसे कोई उनकी बेटी अपने मतलब शादी कर ली, ब्याह कर लिया, तो रिलेशन अच्छे हो जाएंगे उससे, ठीक है। आपस में भी आईजी बन जाएंगे, ठीक है। तो वो सब हो जाते हैं, तो थोड़ा ठीक रहता है। सगे संबंधी बनने से कुछ गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। मगध रूलर्स स्ट्रेंथन मगध थ्रू देयर डिप्लोमेसी एंड मटेरियल रिलेशनशिप, हैंस मगध डिड नॉट एंजॉय वन बट मैनी फेवरेबल कंडीशंस ड्यू टू विच मगध बिकम ए पावरफुल महाजनपद। ये सब कारण है, ठीक है। और नेक्स्ट है अशोक के धम्म के विषय में आप क्या जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है आरबीएसई बोर्ड में भी और सीबीएसई में भी। अशोक फॉलो प्रैक्टिकल मीन्स टू पैट्रोनाइज धम्म, एक्सप्लेन, ठीक है। तो देखो कि बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय प्रयुक्त हो गया था और उसने घोषणा कर दी थी कि वह रणभैरी घोष यानी युद्ध की घोषणा के स्थान पर धम्म घोष का पालन करेगा, साथ ही इसका प्रचार प्रसार भी करेगा। अतः अशोक ने अपनी इस घोषणा के अनुरूप सभी धर्मों का सरल स्वरूप स्थापित किया, जो धम्म कहलाया, ठीक है। अशोक का ये धर्म मूलतः नैतिक नियम ही है जो उसने अपनी प्रजा में प्रसारित किए, जिनमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों के ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवक व दासों के साथ उदार व्यवहार, दूसरे धर्मों और परंपराओं का आदर सम्मिलित है। ये सब बातें अपने धर्म के अंदर मेंशन की गई है। अशोक ने अपने धर्म को प्रसारित करने के लिए न सिर्फ एक बौद्ध संगीति बुलवाई, अपितु विदेशों में अपने धर्म प्रचार के धम्म महामात्य भी भेजे। जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले लोग होते हैं ना, धर्म महामात्य पढ़ा देगा मैंने आपको ना। संक्षेप में कहा जाए तो अशोक का धम्म सभी धर्मों का सार, सरल तथा मानवतावादी स्वरूप लिए था। वेरी गजब का आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सब अपन लिख सकते हैं कि अगर हम सार की बात करें, इन ब्रीफ अशोक धर्म वाज द एसेंस ऑफ ऑल द रिलीजन्स इन सिंप्लीफाइड एंड ह्यूमन्स फॉर्म। इजी है, सेम टू सेम, इंग्लिश हिंदी तो सेम ही होती है। क्या अशोक के धम्म की वर्तमान में भी प्रासंगिकता है? कंटिन्यू जोड़ा अपन है, क्या आज भी धम्म की वर्तमान में प्रासंगिकता है? तो मतलब दोनों क्वेश्चन को एक साथ पूछा जा सकता है जोड़ के, ठीक है। या तो देखते हैं अपन, डज अशोक धर्म होल्ड रेलेवेंस इवन इन प्रेजेंट टाइम्स, एक्सप्लेन। तो सम्राट अशोक ने सभी धर्मों का सरल स्वरूप स्थापित किया, जो धम्म कहलाया। अशोक ने अपने अधिकारियों और प्रजा को धम्म का संदेश दिया, जिसकी वर्तमान संदर्भ में भी प्रासंगिकता है। अशोक के धम्म का स्वरूप मानवतावादी था, जो नैतिक नियमों का पालन पर जोर देता है। अशोक के धम्म में बड़ों का आदर, सेवक तथा दासों के प्रति उदार व्यवहार तथा दूसरे संप्रदायों के प्रति आदर की भावना सम्मिलित है। वर्तमान युग में हम देखते हैं कि नई युवा पीढ़ी अपने बड़ों यानी माता पिता को एक बोझ समझते हैं तथा उन्हें उपेक्षित एवं अकेला छोड़ देते हैं। धनी तथा शक्तिशाली लोग गरीब एवं उपेक्षित लोगों अधिकारों को दबाकर उनका शोषण करते हैं। अब व्यक्ति अपने धर्म को अच्छा बताकर दूसरे धर्मों की बुराई करता है, लेकिन अशोक के धम्म में जिन आदर्शों का उल्लेख किया गया है, व्यक्ति उन्हें अपने जीवन में उतार कर एक आदर्श एवं सुखी जीवन की मतलब जी सकता है। बात क्या कही गई कि क्या अशोक के धम्म की आज भी प्रासंगिकता है, मतलब आज भी रेलेवेंस है क्या एट प्रेजेंट टाइम? तो बिल्कुल रेलेवेंस है। अगर अशोक के धम्म को अपना लिया जाए, मतलब धम्म का नसेंस की धम्म में जो बातें लिखी गई है
वो अगर अपन अपना लें तो ज़िंदगी में कभी भी किसी के साथ में अहिंसा, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होगा। सभी धर्मों का सम्मान कीजिए, ठीक है, छोटे बड़ों का आदर कीजिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, साधु संत, उनकी रेस्पेक्ट, इज्जत कीजिए। ये सब बातें, माता पिता को जो लोग बोझ मान लेते हैं, जबकि इसमें कहा कि माता पिता की सेवा कीजिए, तो ये सब बातें हैं जिनको आज भी हम ऐसे अपनाते भी है। खूब अच्छे घरों में अच्छे लोग, जो संस्कारी लोग होते हैं, वो सब ऐसे नियम अपनाते भी है, इसमें कोई शंका नहीं है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, या फिर आप कैसे कह सकते हैं कि रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास किया। What important information is obtained from Rudradaman Junagadh inscription, या फिर how can you say that Rudradaman try to promote the Sanskrit language, ठीक है। तो देखो, शक शासक रुद्रदामन, पहली बात तो ये शक शासक था, हालांकि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन मैंने सब टेस्ट में ले लिया ये। तो शक शासक थे रुद्रदामन, इनकी जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां जो है प्राप्त होती हैं। संस्कृत में लिखित इस अभिलेख के अनुसार जलद्वारों व तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल ने करवाया था, लेकिन एक भीषण तूफान की वजह से इसके तटबंध जो टूट गए थे और इसका सारा पानी बह गया था। तो तत्कालीन शासक रुद्रदामन ने अपने खर्चे से इसकी मरम्मत करवाई थी। तत्पश्चात गुप्त वंश के शासक ने पुनः इस झील का मरम्मत करवाई थी। इस अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि रुद्रदमन ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया था। ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ शक रूलर रुद्रदमन प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सुदर्शन लेक। This inscription composed in Sanskrit mentioned that the lake with embankments and water channels was built by a local governor during the rule of the Mauryas. However, a terrible storm broke embankments and water gushed out of the lake. सब जगह पानी फैल गया था। तो रुद्रदमन who was then ruling in this area, उस टाइम मेरे राजा थे रुद्रदमन, तो क्लेम टू हैव गॉट द लेक रिपेयर्ड यूजिंग हिज ओन रिसोर्सेज, अपने पैसों से इसका मतलब करवाया था। तो विदाउट इम्पोजिंग एनी टैक्स ऑन हिज सब्जेक्ट, ऐसा नहीं भाई कोई भी राजा कोई बड़ा काम करवाता था तो जनता से कहते थे कि भाई इस बार आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन रुद्रदमन ने जनता पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज या एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाया था। जो भी टैक्स रेवेन्यू आता था उसी से इसका जो काम करवाया था। और इट ऑल्सो बिकम क्लियर फ्रॉम दिस इंस्क्रिप्शन दैट रुद्रदमन ट्राई टू प्रमोट द संस्कृत लैंग्वेज। इसलिए हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने का भी रुद्रदमन का जो प्रयास था। अगला क्वेश्चन, आप कैसे कह सकते हैं कि यूनानी आक्रमण ने मुद्रा यानी सिक्के के क्षेत्र को प्रभावित किया। ठीक, छोटे छोटे क्वेश्चन लिए मैं 2-3। हाउ कैन यू से दैट ग्रीक इन्वेशन हैड अफेक्टेड द फील्ड ऑफ करेंसी। तो यूनानी आक्रमण ने भारत में मुद्रा यानी सिक्के के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। उन्होंने सोने के ऐसे सिक्के चलाए जिन पर राजा का नाम, उपाधि और तिथि अंकित होती थी, जबकि पूर्व में प्रचलित चांदी के सिक्कों पर ऐसा कोई वर्णन नहीं होता था। इसके अतिरिक्त यूनानियों द्वारा प्रचलित सिक्के निर्माण कला की उत्कृष्टता के कारण भी श्रेष्ठ है। ये सब कारण थे। यानी ग्रीक इन्वेंशन हैड ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन करेंसी इन इंडिया। दे इशूड गोल्ड कॉइन विच कंटेन द नेम ऑफ द रूलर, टाइटल एंड डेट, while coins issued earlier did not have any such description. In addition to this, coin issued by the Greeks were artically the most spectacular. ठीक है। दूसरा एक छोटा क्वेश्चन और है। ये सब छोटे छोटे जो क्वेश्चन है इनसे बड़ा क्वेश्चन मिल के आ सकता है कि जातक ग्रंथों की मुख्य विषय वस्तु क्या है। व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ जातक टेक्स्ट। तो जातक कथाएं पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई थी, जो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की अति लोकप्रिय कहानियां हैं। इनकी मुख्य विषय वस्तु रचनाकालीन भारत की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति है। यानी कि जातक टेल्स वर कंपोज इन द मिडल ऑफ 1st century CE in Pali language. They are anthologies containing very popular stories related to previous births of Lord Buddha. Its main subject matter is political and social condition of कंटेम्प्ररी इंडिया। ठीक है, तो ये था छोटा सा कैप्सूल जिसमें अशोक के धर्म की विशेषताएं सब क्वेश्चन सब कुछ अपन ले लिए हैं। आपको बड़े ध्यान से ईमानदारी के साथ में इनको अगर पढ़ के चले गए, एक शब्द भी आपको वर्ड भी छोड़ना नहीं है, तो ये मेरी गारंटी है कि लगभग क्वेश्चन इसी में से आएंगे, प्लस लाइव टेस्ट ज़बरदस्त आपकी तैयारी होने वाली है। ठीक है, तो ये था हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका कैप्सूल अपन आज ले लिया है, तो ये होता है अपना कंप्लीट। ठीक है।